हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का सेकंड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें जो पहला टॉपिक था वो था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का ही आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह गए थे नर्वस सिस्टम के, वो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक आपको मिलने वाला है, वहां जाके देखिए। क्योंकि बेटा स्टेप बाय स्टेप हमें सिलेबस को कवर करना है। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद ही सेकंड लेक्चर पे आना, क्योंकि तभी सारी चीजें आपको कवर हो पाएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। जो बच्चा डायरेक्ट ये लेक्चर देखेगा तो भाई स्टार्टिंग से हमने नर्वस सिस्टम को बेसिक से समझाया है, वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है नर्वस सिस्टम के वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे और गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको क्रैश कोर्स नोट्स, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन को। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब कि जो हमारा नर्व है वो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है किसकी फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे चलता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर की। तो क्या है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। और नर्व्स के अंदर करंट क्या है? इंपल्स है। ठीक है, इंपल्स एक मैसेज है जो फॉरवर्ड करना होता है एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर। ठीक है, तो वो करंट हमारा यहाँ पे इंपल्स है जो बेसिकली यहां से फॉरवर्ड किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स, स्पेशली हाउ द जनरेट एंड कंडक्ट इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब कि स्पेशली ये चीज हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे उनको ट्रांसफर करते हैं, वो चीज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन में देखिए डेंड्रोइड्स होते हैं और नीचे एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं सिनेप्स में। तो ये दोनों ही चीजें हैं। देखिए डेंड्रोइड जो है हमारा वो रिसीव करने का काम करता है और जो हमारा एक्सोन टर्मिनल है वो इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है जो जिसका डेंड्रोइड रिसीव करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस होने वाली है इसके अंदर। हिंदी में देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वह साइंस है जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी कोशिका मतलब मसल सेल के विद्युतीय गुणों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। यानी ये कोशिकाएं विद्युतीय संकेत कैसे बनाती हैं और कैसे उनको चलाती हैं, वो चीज हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर के अंदर स्टडी करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी क्या होता है। तो देखिए न्यूरॉन की बैटरी की जो पावर होती है ना उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सारा सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। की आइडिया है इसके अंदर। देखिए जो न्यूरॉन है, जो हमारी न्यूरॉन है रेस्ट कर रही है, मतलब उसको कोई भी इंपल्स ट्रांसफर नहीं करना है, कोई भी मैसेज ट्रांसफर नहीं करना है। तो उसमें क्या होगा, जो न्यूरॉन होगी नेगेटिव होगी, इनसाइड नेगेटिव होगा, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और आउटसाइड उसके पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लीजिए ये हमारी न्यूरॉन है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो इनर साइड इसके नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे देखिए इसका जो वैल्यू होने वाला है -70 मिली वोल्ट होने वाला है। मतलब रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होगा। ठीक है, ये चीज हो गई, ये रेस्टिंग कंडीशन में है। वाई इनसाइड इज नेगेटिव, नेगेटिव क्यों होता है अंदर, ठीक है, ये चीज समझने वाली है। नेगेटिव होने के 3 मेन रूल है यहाँ पे, नियम है। सबसे पहला तो अनइक्वल आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी वजह से हो सकता है। अगर आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो वहां पे कमी होगी आयंस की, तो कमी जहां पे होगी वहां पे नेगेटिव आएगा।
ठीक है। तो इनसाइड अधिक पोटेशियम होगा, नेगेटिव प्रोटीन होंगे, ठीक है। ज्यादा पोटेशियम होगा लेकिन नेगेटिव प्रोटीन होंगे, और आउटसाइड अधिक सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे। जहां ज्यादा आयन्स होंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली आएगा, और अंदर की साइड ओनली पोटेशियम होगा, उसके अलावा नेगेटिव प्रोटीन होगा। तो नेगेटिव चार्ज अंदर देखने को मिलेगा न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया इसका, -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग कंडीशन में ये चीज याद रखना, अंदर कम आयंस होते हैं नेगेटिव चार्ज होगा, और बाहर ज्यादा आयंस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे देखिए, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब है कि सिलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर और बाहर जा सकती हैं, न्यूरॉन के अंदर और बाहर जा सकती हैं। अब देखिए, मेम्ब्रेन पोटेशियम को बाहर जाने देती है और सोडियम को कम अंदर आने देती है। तो भाई पोटेशियम अंदर है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो यहां पे नेगेटिविटी आएगी, और सोडियम अगर इसी अमाउंट में अंदर आ जाता तो वो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन सोडियम को कम अंदर आने दिया जाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही अंदर आने दिया जाता है। इसीलिए अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहां पे आयंस की कमी होती है। अब आता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें देखिए 3 सोडियम बाहर है, ठीक है, सॉरी सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है। देखिए अब अमाउंट किसका ज्यादा है, 3 सोडियम बाहर है तो सोडियम का अमाउंट एक ज्यादा है ना, अंदर 2 पोटेशियम है, मतलब 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम कम है, तो कहां नेगेटिव हुआ, अंदर हुआ। रिजल्ट आएगा न्यूरॉन और नेगेटिव हो जाता है, मतलब और भी नेगेटिव होगा। एक मेथड है सीधा सा सीधा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। क्यों हुआ, अंदर आयंस की कमी है, बाहर आयंस की अधिकता है, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे घर में ज्यादा लोग बाहर जाएं, मतलब घर में मान लीजिए 100 लोग हैं आपके घर में, तो ज्यादा बाहर जा रहे हैं अंदर नहीं आ रहे, तो कमी होगी ना घर वालों की। मान लीजिए 50 बाहर चले गए हैं, तो 50 अंदर आएंगे तब तो कमी पूरी हो जाएगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 50 बाहर जा रहे हैं, अंदर 10 ही आ रहे हैं, तो 40 कम हो गए फिर भी, ठीक है। उसी हिसाब से सेल के अंदर होता है, न्यूरॉन के अंदर होता है। जैसे घर में ज्यादा लोग बाहर जाएं और कम लोग अंदर आए, घर खाली लगेगा, नेगेटिव बोलेंगे, और न्यूरॉन भी ऐसा ही बिहेव करता है इन रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। जब इंपल्स को इधर उधर ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तब ये थोड़ा बहुत आयन का एक्सचेंज कर लेता है। सोडियम बाहर निकलेगा, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा, ठीक है, ये होता है। और ये थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, वो आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये अंदर बाहर का चक्कर क्या है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अब बात करेंगे। हमने देख लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब देखेंगे हम एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा, किसी को भी कोई भी इशू आ रहा है, नंबर मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप, उस पर मैसेज कीजिए, या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां जाके आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो के एंड में नंबर भी बता दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसपे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन देखिए, एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब कि जो मेम्ब्रेन होती है उसका चार्ज अचानक से चेंज हो जाता है। दैट अकर व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेट अबाउट थ्रेशोल्ड, मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब है, कोई भी रेस्पॉन्स आया, इंपल्स ट्रांसफर करना है, तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके अंदर अचानक से चेंजेस आएंगे, ठीक है। अचानक से चेंजेस मतलब भाई या तो सोडियम अंदर गया है या पोटेशियम बाहर आया है, ये रीजन हो सकता है। तो एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट अकर व्हेन, कब होता है, जब न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड अबाउट थ्रेशोल्ड, ठीक है। मतलब न्यूरॉन में तब बनता है जब उत्तेजना थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, इधर उधर आयन का ट्रांसफर ज्यादा बढ़ जाए, मतलब वहां पे फास्ट एक्शन करने की जरूरत पड़ती है न्यूरॉन को। तो ये देखिए, अब नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा न्यूरॉन है, ये चार्ट देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में -70 मिली वोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अगर कोई स्टिमुलस आया, ये 1 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आई है हमारी बॉडी के लिए, मतलब मान लीजिए आपको कोई पिन चुबा रहा है, आप पिन चुबाने वाले हैं, तो पिन चुबा नहीं है, उससे पहले क्या होगा, स्टिमुलेट, पिन को क्या बोलेंगे, स्टिमुलस है जो हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पिन चुभने लगेगा, क्या होगा,
ब्रेन में मैसेज आएगा, सीएनएस में मैसेज आएगा, क्या करेगा वो, तुरंत आपका हाथ आएगा। तो न्यूरॉन में क्या हुआ, अचानक से चेंज हुआ पोटेंशियल में, करंट में, कि भाई अब एक्शन की जरूरत है, तब वो एक्टिव होता है, अन्यथा शांत बैठा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, अब ये ऊपर की ओर ग्राफ गया, मतलब ये पीक लेवल है, पीक लेवल है कि यहां पे सारा काम हो चुका है, हाथ हमारा पीछे हट चुका है। ये कंडीशन है एक्शन पोटेंशियल। सोडियम आयन सेल के अंदर जाएंगे और पोटेशियम आयन आउट होंगे। तो यहां पे क्या होगा, जब सोडियम आयन अंदर आ रहा है सेल के, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। याद रखना, ये आगे काम आएगा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। और नॉर्मल जो इक्वल कंडीशन होगी वो इक्वल एक्शन पोटेंशियल हो गया, और जैसे ही सोडियम आयन सेल से बाहर निकलेंगे तो उसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये वहां पे वापस से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, उसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे, फिर वापस से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। मतलब ये न्यूरॉन अपना काम खत्म करके वापस आ चुका है घर। ये होता है एक्शन पोटेंशियल, जो ऊपर वाला आपको भाग दिया, हाईएस्ट पीक लेवल जो है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बाकी नोट्स में देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखने को मिलेगी चीजें। ये जो लेक्चर्स है हमारे, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में इसीलिए समझाया जा रहा है कि आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, हमारे नोट से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट्स आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहली स्टेप होती है रेस्टिंग स्टेट। अभी बताया मैंने, समझाया है, अब देख लो थ्योरी। रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। इस कंडीशन में ऑल चैनल क्लोज होंगे, ना तो सोडियम अंदर जाएगा ना पोटेशियम बाहर आएगा, चैनल के थ्रू ही तो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद डीपोलराइजेशन होगा, मतलब सोडियम की एंट्री होगी चैनल के थ्रू सेल के अंदर। सेल हमारी यहाँ पे है न्यूरॉन। ठीक है, सोडियम इनसाइड का जो अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होगा +30 मिली वोल्ट। ठीक है, न्यूरॉन खुश हो गया है भाई, पॉजिटिव हो गया है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि सोडियम की एंट्री हो गई है, आयन की अधिकता हो गई है सेल के अंदर, पहले नेगेटिव था। अब होगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल हो गया हमारा, अब रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन में सोडियम बाहर जाएगा भाई सेल से। ठीक है, सोडियम एग्जिट, सोडियम को सेल बाहर निकाल देगा, उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। न्यूरॉन वापस नॉर्मल होना चाहता है भाई, मुझे नेगेटिव ही पसंद है, न्यूरॉन को नेगेटिव चार्ज ही पसंद है, कि भाई मेरे को ज्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो सोडियम को बाहर भेज देगा, भाई तू जा बाहर, ये सोडियम आ गया है तो पोटेशियम को बाहर भेज देगा, वो अंदर बैठा है पोटेशियम, उसको तू बाहर जा भाई, जगह खाली कर। ठीक है, इनसाइड फिर वापस से अंदर नेगेटिव हो गया है भाई सिस्टम, क्योंकि न्यूरॉन को पता चाहिए नेगेटिव, जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वापस से वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद एक हाइपर पोलराइजेशन होता है, इसमें जो पोटेंशियल होता है -90 मिली वोल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि भाई सोडियम का अमाउंट थोड़ा, पोटेशियम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा निकल गया बाहर, तो ज्यादा ही नेगेटिविटी आ गई है, तो भाई वो भी सहन नहीं होगा। देखिए, किसी चीज की अधिकता और कमी वो दिक्कत कर सकती है, एक नॉर्मल कंडीशन ठीक है, तो ये ज्यादा ही निकल गया तो ये दिक्कत है भाई। अब इसको मेंटेन किया जाएगा तो ज्यादा साफ सफाई से घर ज्यादा खाली खाली हो जाता है ना, अपन सामान को साफ करके दे दे बेच दे तो खाली खाली लगेगा, तो वापस से थोड़ा बहुत रीस्टोर किया जाएगा। ठीक है, वापस से सामान रखा जाएगा, वापस से लिया जाएगा सोडियम को, पोटेशियम को, तो उससे वापस से नॉर्मल कंडीशन में हमारा न्यूरॉन आ जाएगा। रिटर्निंग टू रेस्टिंग स्टेट, सोडियम पोटेशियम पंप रेसिस्ट आयन बैलेंस, और आयन बैलेंस हो जाएगा, बाहर ज्यादा अंदर कम। ये स्टेप है कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लैंग्वेज में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं समझाया जाएगा, ये हम 100% बोल सकते हैं, क्योंकि कटारिया फार्मेसी पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया के अंदर जो आपको इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में समझा रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा तो उन बच्चों के लिए हेल्प में है जो हिंदी मीडियम से हैं। बाकी हम देखिए, हमारा मोटिव यही है कि धीरे धीरे हम इंग्लिश की तरफ आपको लेकर जाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप हिंदी मीडियम से आए हैं, डायरेक्ट आपको इंग्लिश समझा दी जाए, तो बेटा दिक्कत तो आएगी। तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं आपकी फीलिंग्स को,
तो हम आपकी फीलिंग्स के साथ धोखा नहीं कर सकते, आपको उसी लैंग्वेज में समझाएंगे जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, ठीक है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, तभी आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ आए हो। चलिए भाई, ऑल और नॉन लो, एक लो होता है ऑल और नॉन लो। इफ थ्रेशोल्ड इज रीच फुल एक्शन पोटेंशियल अगर, इफ नॉट नो एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये लास्ट की कंडीशन है कि भाई एक्शन पोटेंशियल अगर हो गया है तो हमारा फुल थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है, हमारा काम हो चुका है, हमारा मैसेज जा चुका है, हमारा हाथ हट चुका है, हमारा हाथ सेफ है, पिन नहीं चुभा है, हमें दर्द नहीं हुआ है, ठीक है। ये है ऑल और नॉन लो। अगर थ्रेशोल्ड मिला तो पूरा एक्शन पोटेंशियल बनेगा, अगर थ्रेशोल्ड नहीं मिला तो बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो आधा एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। या तो बनेगा या नहीं ही बनेगा, ठीक है। या तो रेस्टिंग में पड़ा रहेगा न्यूरॉन, या फिर वो अपना काम करके वापस से रेस्टिंग में आएगा। दो ही कंडीशन होती है, आधा अधूरा काम ये नहीं करता है, ठीक है। अब आता है एक पॉइंट, रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट नो एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल। रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक एब्सोल्यूट होता है जिसमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। रिलेटिव है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नीडेड। कोई ज्यादा ही डेंजरस कंडीशन आ जाए कि भाई आग लगने वाली है, हमारी शरीर गर्म हो चुका, अब जलने वाले हैं हम, तो वो कंडीशन होगा भाई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए रिलेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सेम वही डायग्राम यहाँ पे आ गया कि भाई थ्रेशोल्ड मिला, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिला, तभी एक्शन पोटेंशियल होगा, नहीं तो एब्सोल्यूट में नॉर्मल कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल अकर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जानते हैं, जैसे हार्ट बीट करता है वैसे ही नर्व में भी इंपल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है जो एक मैसेज की फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़े। और देखिए बेटा, ये जैसे टॉपिक्स है ना, एक पॉइंट्स है ना, नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, आप लोगों के लिए 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे आप लोगों को इनकी डेफिनेशन। तो इनके बारे में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो हम लास्ट में बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। नर्व इंपल्स की डेफिनेशन की बात करें, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए नर्व इंपल्स इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन। एक वेव है, मैसेज है इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन का, दैट ट्रेवल अलोंग द एक्सोन्स, एक्सोन्स के बीच ट्रेवल करता है, ठीक है। एक तरीके से मैसेज इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो एक सेकेंड, तंत्रिका आवेग मतलब इंपल्स, नर्व इंपल्स एक विद्युतीय तरंग है जो एक्सोन के अलोंग एक के बाद एक डिपोलराइजेशन के कारण आगे बढ़ती है। जैसे डिपोलराइजेशन हुआ आगे बढ़ा, डिपोलराइजेशन हुआ आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ता बढ़ता अपना काम ये कर देता है, ठीक है। हाउ इंपल्स ट्रेवल, कैसे ट्रेवल करता है इंपल्स, एक जगह डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है, लोकल सर्किट बनता है, अगला भाग डिपोलराइज होता है, ठीक है, पिछला भाग रिपोलराइज होता है। समझे ना आप, यहां पे डिपोलराइजेशन हुआ, डिपोलराइजेशन कब हुआ, जब सोडियम सेल के अंदर आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर पोटेशियम सेल से बाहर गया तो हमारा क्या हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, रिपोलराइज होगा। फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी, जैसे कि हार्ट बीट हमारा चलता है, कि PQRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर PQRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस टाइप से, ठीक है। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं 2 टाइप के, माइलिनेटेड और एक अनमाइलिनेटेड। क्या डिफरेंस है भाई, माइलिनेटेड जो होते हैं वो कंडक्शन बेसिकली साल्टरी कंडक्शन करेंगे, जंप करते हैं, मतलब इधर से उछल के इधर आ गए, इधर जंपिंग जानते हैं ना, स्कूटर वाला तेज है, और अनमाइलिनेटेड बेसिकली कंटिन्यूअस चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है, साइकिल वाली स्पीड से, ठीक है, जंप करके नहीं जाएगा, जैसे बंदर जाता है ना जंप करके डायरेक्ट। लेकिन अगर कोई डॉगी है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो वो तो चल के जाएगा ना, बिल्ली तो कूद जाता है, लेकिन एक नॉर्मल बात करें तो हाँ, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड का फर्क दिखता है न्यूरॉन्स के अंदर। 2 टाइप के हमारे फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स। चलिए अब बात करते हैं रिसेप्टर्स। सबसे पहले रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर का काम है चीजों का आदान प्रदान करना। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, भाई हमारे पेन हो रहा है यहां पे, अब हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन तो हम पेट में खाते हैं, फिर ये मेडिसिन यहां पे कैसे आ जाती है, यहां दर्द कैसे ठीक हो जाता है, तो वो ये है रिसेप्टर की मदद से। रिसेप्टर कैरियर होता है,
है ना। जैसे आप कहीं पोस्ट कर रहे हो तो आपका पोस्ट आपके फ्रेंड तक, आपके घर वालों तक कैसे पहुंच जाता है? ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट का काम करता है रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज को इधर उधर ले जाने का काम करता है। रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स, ठीक है। अब यहां पे एक तरीके से अब हम ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे नर्वस पढ़ रहे हैं। अब हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में भी रिसेप्टर काम आते हैं, तो वहां पे थोड़ा हाई लेवल पे हम रिसेप्टर्स को पढ़ते हैं। रिसेप्टर के टाइप्स हम पढ़ते हैं, आयन चैनल है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ना, उस टाइप से। अब यहाँ पे क्या काम है रिसेप्टर्स का? रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मान लो स्ट्रक्चर है, ये डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस। मान लीजिए यहां से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सुई आ रहा है, पिन आ रहा है, आग आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अपनी तरफ आग आ रहा है। रिसेप्टर ने पता लगा लिया भाई अपनी बॉडी की तरफ आग आ रहा है, अब यह जलाने वाला है हमें, तो ये एक मैसेज तैयार करेगा जिसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। अब ये मैसेज कहां जाना चाहिए? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास मैसेज जाएगा तभी तो ब्रेन आज्ञा देगा कि भाई हाथ को हटाओ या पीछे भागो। ये कारण होता है रिसेप्टर का। तो पीछे भागोगे और आप बच जाओगे, ठीक है। ये प्रोसेस होती है भाई, आप अपने हिसाब से नहीं भागते हैं, ये भगाता है आपको, ठीक है। अगर ये नहीं तो आप नहीं भाग पाओगे, जल जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो रिसेप्टर विशेष संवेदी संरचनाएं हैं जो किसी भी उत्तेजना को पहचान कर उसे तंत्रिका आवेग में बदल देती है। ये रिसेप्टर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इतना ज्यादा इसका नॉलेज हमें यहाँ पे नहीं लेना है, आगे जहां पे रिसेप्टर आएंगे वहां पे हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो बेस्ड ऑन लोकेशंस, जैसे कि एक्स्ट्रा रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा रिसेप्टर आउटसाइड स्टिमुलस को पहचानते हैं। इंटर रिसेप्टर जो इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे लोकेट होते हैं, ड्रग वगैरह को ट्रांसफर करना होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रियो रिसेप्टर बॉडी पोजिशंस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेस्ड ऑन स्टिमुलस, जैसे कि मैक्नो रिसेप्टर जो टच और प्रेशर को फील करते हैं, भाई कोई टच कर रहा है या कोई प्रेशर डाल रहा है उसको फील करेंगे मैक्नो रिसेप्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पेसिनियन। पेसिनियन ऐसा रिसेप्टर है जो बेसिकली टच और प्रेशर को फील करता है। इसके अलावा थर्मो रिसेप्टर जो हीट एंड कोल्ड, भाई बाहर कोई ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो हमें बॉडी को बताना पड़ेगा ना। अगर आपका सीएनएस डिप्रेस हो जाए, जैसे शराब का नशा होता है, अल्कोहल का नशा होता है, तो उसमें भी सीएनएस डिप्रेशन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन होता है। उस कंडीशन में आप ठंडा लगा रहे हैं, गर्म लगा रहे हैं, बहुत कम फर्क पड़ेगा, पेन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये थर्मो रिसेप्टर है, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा नोसिसेप्टर, ये पेन के लिए, दर्द को सहन कर, मतलब दर्द का पता लगाता है, फ्री एंडिंग एग्जाम्पल है। फोटो रिसेप्टर्स लाइट को एक तरीके से लाइट को पहचानने का काम करते हैं, जैसे रोड एंड कोन सेल्स होती हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल को पहचानने का काम करते हैं, टेस्ट बड्स जो जीभ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर जो बेसिकली ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरोटिड साइनस, ये एग्जांपल है। तो ये याद कर लेना, इतना ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना, ये कुछ ज्यादा डीप हो गया है, ठीक है। बाकी रिसेप्टर्स आएंगे वो पढ़ेंगे हम, वो बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाले आप लोगों को। अब बात करते हैं सिनेप्स की। सिनेप्स क्या होता है जानते हैं आप? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी आप लोगों ने? देखी है, अच्छी तरीके से जानते हैं, फेवरेट स्ट्रक्चर है बच्चों की, है ना। तो ये पार्ट आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे डेंड्रोइड्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा एक्सोन टर्मिनल है, ये न्यूरॉन है हमारा। तो ए सिनेप्स इज ए फंक्शनल जंक्शन वेयर सिग्नल पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर टू मसल्स एंड ग्लैंड। अब यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो जंक्शन है इधर से इधर मैसेज ट्रांसफर करने का, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ए सिनेप्स इज ए फंक्शनल जंक्शन वेयर सिग्नल पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज जाएगा, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्यात्मक जंक्शन है जहां से एक न्यूरॉन का आवेग दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी ग्रंथि तक पहुंचता है, ठीक है। कनेक्टेड हो गया ना तार, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, एक तरफ हमारा सिनेप्टिक वेक्सल है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और दूसरा यहाँ पे हमारे डेंड्रोइड्स है जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, या फिर बॉडी है, हमारे टिश्यूज है, मांसपेशी है, वहाँ पे रिसेप्टर है, तो यहाँ से ये मैसेज आएगा, और ये जो बीच में जो एरिया है, जंक्शन है, उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। इसमें देख लीजिए, ये हमारा न्यूरॉन है,
ठीक है, सिग्नल डायरेक्शन है इधर, ये हमारा सिनेप्स है जहां पे दूसरा न्यूरॉन टच हो रहा है और मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, इसको एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे डेंड्रोइड से कनेक्ट होता है और वापस से हमारा सिग्नल आगे चला जाएगा। तो एक चीज ये भी याद रखना, तो ये वाली जो न्यूरॉन होगी हम इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक सेल, ठीक है, और दूसरे वाली को जो बोलेंगे, जो रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक, ये बता दिया हूं मैं आपको। चलिए टाइप्स की बात करें, कितने टाइप के स्लेप्स होते हैं, तो देखिए फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इसमें क्या होता है, गैप जंक्शंस होते हैं। फास्ट बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों तरफ मैसेज फॉरवर्ड होगा, गैप जंक्शन मतलब थोड़ा गैप होता है। दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा स्टेप इन केमिकल ट्रांसमिशन, कैसे केमिकल का ट्रांसमिशन होता है, फर्स्ट है एक्शन पोटेंशियल आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम की एंट्री होगी, ठीक है। वेसिकल जो होते हैं, वेसिकल क्या होता है, वेसिकल जो न्यूरॉन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं वहां पे, वहां से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज है वो रिलीज होगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और आयन चैनल को ओपन करेगा, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिमूव हो जाएगा। आयन चैनल को ओपन करने तक न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, आयन चैनल ओपन होने के बाद वो अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब बात करें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई, ये एक मैसेज होता है बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस सिनेप्स। न्यूरॉन हमने बताया आपको, आई थिंक डायग्राम होगा यहाँ पे। चलिए, न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक दूत है जो सिनेप्स के पार संदेश पहुंचाते हैं। ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो इसमें मैसेज आया हमारा इंपल्स की फॉर्म में, तो इसमें वेसिकल्स होते हैं, वहां पे स्टोर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा और ये दूसरे जो कोई भी रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड होगा, ये सिनेप्टिक क्लेप पे आदान प्रदान होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ये डायग्राम आपको याद रख लेना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, ग्लूटामेट है, डोपामाइन है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे होते हैं। इसके अलावा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा है, ठीक है, ग्लाइसिन है, इसके अलावा सेरोटोनिन है, और पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एंडोर्फिन है और सब्सटेंस पी है। तो ये कुछ टाइप्स है न्यूरोट्रांसमीटर के जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हम ब्रेन देखेंगे, स्पाइनल कोड, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को सारे लेक्चर समझाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपके डाउट्स सोल्व जरूर होंगे। व्हाट्सअप करना, पहले कॉल की जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल के लिए आपको बोल दूंगा, ठीक। नंबर देख लीजिए आप लोग, 8239022539, ठीक है, याद रहेगा, 03 करना है यहाँ पे, हाँ 03 8239032539, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप जरूर कर देना अगर आपको कोई डाउट हो। कोर्सेज रिलेटेड, ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, वहां से अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स और कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है गडारिया फार्मेसी के लिए। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी मदद करें अपने दोस्तों को शेयर करके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।